मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो तुम लोग? फाइनली मुझे कैसे हो जैसे आई होप तुम सब बहुत ज्यादा। तुम लोग के फाइनली आज से स्कूल गए हैं। कैसा रहा तुम लोग का पहला आफ्टर? आई नो तुम लोग बाहर ही नहीं गया होगा, है ना? और रोज 6 बजे, 6 बजे 5 बजे उठना वो भी ना। आई नो होता है। तो 2-3 दिन तुम्हारा होगा कि रात में तो 12 बजे सोते होगे, 12-2 बजे सोते होगे, और उसके बाद फिर तुम्हारा 10 बजे उठने की आदत होगी, है ना? होगा ये सब अभी थोड़ा थोड़ा फिर एडजस्ट हो जाएगा। परिचित बाकी बताओ कैसे हो? हाँ, अच्छे हो? एंजॉय कर रहे हो? हाँ, हॉलीडे होमवर्क सारे सबमिट आराम आराम से हो? आई थिंक आराम आराम से वाले तो फिर फटाफट तुम्हारे सारे हॉलीडे और स्कूल खुल गए हैं तो तुम्हारे ऑडिट टेस्ट भी शुरू हो जाएंगी धीरे ना। तो जैसा कि अब अगर तरफ आए, अभी साइड बारे में कुछ प्रॉमिस किया था, आज मैं तुम फाइनली ये ले आई हूँ। हमारा साथ हमारा लाइक चैप्टर 1 ऑफ खत्म हो जाएगा, जो है बॉडी साइकिल। कल डिस्कस कर लिया था। कल अच्छे से डिस्कस करी थी, जैसे साइकोलॉजी की क्या क्या डिस्कस और साइकोलॉजी के लाइफ हमने किया था। अब उसका रिकैप अपन आज नहीं करेंगे। है या शायद थोड़ी छोटी से ज्यादा वो नहीं, हम कोशिश करेंगे कंप्लीट पर। और इसकी जो पीडीएफ है मैं तुम्हें है, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे लगता है अभी तक तो तुम मजे में हो और तुम लोग अब इसका वेट कर रहे होगे क्या क्या होगा। देखो, जैसे कि तुम लोग तुम्हारी ग्लॉसरी के टर्म्स है जो ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुकी हो, क्या तुम्हें चैप्टर को समझना पड़ेगा? चैप्टर समझ, अगर तुम ये देखोगे शीट, यहाँ पर तुम्हारा हमारा माइंड शास्त्र का यूट्यूब है और इसका टेलीग्राम भी है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते। बाकी अब अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा सा लास्ट में अपन लोग बात करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की ग्लॉसरी के टर्म्स में, सबसे पहली ग्लॉसरी टर्म है बिहेवियर। हमें याद है हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने बिहेवियर के बारे में बात किया। बिहेवियर मतलब क्या? हमारा ओवर्ट या कोवर्ट एक्शन या रिस्पॉन्स। ओवर्ट मतलब जो दिख रहा है किसी, कोवर्ट मतलब जो तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, अंदर का तुम्हारा तो किसी तरीके से ऑब्जर्व करा जा सकता है, तो हम बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर में हमने यही, या तो वो ओवर्ट होता है या तो वो कोवर्ट होता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से ऑब्जर्व करा जाता है। तो अंदर की भी हमारा कोवर्ट है जो कोई और नहीं देख सकता, उसको तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारे मुंह, हमारा अगर जैसे चेस खेल, हमारे अंदर हमारे मसल्स करेंगे, हमारा कोवर्ट रिस्पॉन्स। लेकिन तुम जब मूव करोगे तो कोवर्ट हो जाएगा, है ना? या बिहेवियर आ जाता है बिहेवियरिज्म। अगर तुम्हें बिहेवियरिज्म याद होगा, बिल्कुल हमने डिस्कस किया था। तो हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे क्या हमें वो स्कूल मानता था कोई भी बिहेवियर को हम तब ही मानेंगे अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव, उसको मेजर कर सके, उसको वेरीफाई कर सके, उसको हर कोई ऑब्जर्व कर सके। ये था, है ना? था कि नहीं था? एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, लर्निंग से था, तो वो बिहेवियरिज्म। हम उस बिहेवियर को वेरीफाई कर सकते, वो बिहेवियर कोई और भी वेरीफाई कर सकते, तभी वो बिहेवियर रियल है। वो माइंड और फंक्शन पे फोकस नहीं करता था, अगर याद है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब तुम्हारा मेंटल एक्टिविटी, तो तुम्हारी हर चीज में लगता है, सोचने, जानने, याद करने में, वो भी मेंटल एक्टिविटी लगती है, वो तुम्हारा कॉग्निशन है। ये तुम्हारा प्रोसेसिंग एंड किसी कम्युनिकेट करने में जो मेंटल प्रोसेस लगता है, कॉग्निशन।
फिर हमने कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में बात किया था। कॉग्निटिव अप्रोच क्या ने भी ये जो एम्फेसिस ये जो ने क्या सोचा था, मन थॉट और ने प्रोसेस को जानने लाइक मेंटल प्रोसेसेस को जानना, ये हमारा साइकोलॉजी के स्टडी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना। मन कैसे मन कोई भी काम करने के लिए क्या क्या मेंटल प्रोसेस करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच का बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। अगर तुम्हें याद है बहुत बाद में आया था। फिर आ जाता है कॉन्शियसनेस, मतलब तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है और तुम अपने होशो हवास में क्या क्या कर रहे हो, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ वंस माइंड, तुम्हारे अंदर अभी तुम्हारा कंडीशन, तुम्हारे मन का कंडीशन क्या है, जो भी कुछ कर रहे हो तुम aware हो उसके बारे में, तुम होश में, ये सारी चीज कॉन्शियस। नेक्स्ट स्कूल आ गया फंक्शनलिज्म, जो स्ट्रक्चरलिज्म बाद 1895 में आया था, जिसने रियलाइज किया था कि कैसे फंक्शन करता है। बात पे इस ज्यादा अगर तुम्हें याद है ना। बाद आ गया था नेक्स्ट, तो आया गेस्टोल्ट। गेस्टोल्ट क्या था कि हम जब भी कोई चीज परसीव करते हैं, समझते हैं, तो हम उसको ब्रेक्स कंपोनेंट्स में करते हैं, उसको एज अ होल परसीव। अगर मैंने एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हारे पास एक फूल है, फ्लावर है ना, और उसकी पंखुड़ियां अलग है, उसका स्टेम अलग है, उसका पत्ते अलग है, उसका सब अगर अलग अलग चीज, क्या उसको अलग अलग मानते हैं या हम उसको एक साथ जोड़ के अपने दिमाग में उसको मानते हैं, तो एक साथ जोड़ जोड़ के एक साथ मानते हैं। तो वो हुआ हमारा गेस्टोल्ट कि हम हर फॉर्मेशन फॉर्मेशन जोड़ के एक होल बनाते हैं, एक समझते हैं, होलिस्टिक है। ये था गेस्टोल्ट। ठीक है। बाद हमने क्या पढ़ा था, तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी पढ़ती, तो वो देखती थी कोई भी बिहेवियर को हम एज अ होल देखते थे रादर देन अ सम ऑफ पार्ट। ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में ना देखे तो हम एक होल में देखते। आ जाता था ह्यूमन अप्रोच, जो फोकस करता था, जो स्कूल ज्यादा फोकस, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर कितनी आजादी है कोई भी काम करने, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, अपनी ख्वाहिशें, पर्सन सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट, इसका फोकस। क्या दीदी हमें ये सब याद करना है? नहीं, इस बात को बस समझ, फिलोसफी में अगर तुम्हें ऊपर ऊपर से कुछ भी आएगा तो तुम कर पाओ, ये करना है। अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात करूँ तो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड कौन से स्कूल क्या था, बोलो। ना, इंट्रोस्पेक्शन में क्या करते थे, इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मेथड था जिसमें केवल अपने अंदर की को नाइज करता था, अपने इंडिविजुअल कॉग्निशन कॉन्शियस समझता था, तो ये था इंट्रोस्पेक्शन, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू वंस फीलिंग एंड कॉन्शियस। आ जाता था माइंड। मैंने बताया था माइंड और ब्रेन अलग अलग है, माइंड का कोई लोकेशन नहीं है, माइंड का कोई, लेकिन ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन का एक लोकेशन यहाँ है, लेकिन माइंड का कोई लोकेशन नहीं। तो माइंड क्या था, माइंड मतलब इंडिविजुअल्स का एक सेट सेट ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन और मतलब सारी चीजें, सब जो था ना, सेंसेशन परसेप्शन, सब सबको इंडिविजुअल, सबको माइंड ही कंट्रोल, सबका यूनिट जो है वो माइंड, माइंड ही तुम्हारे तुम्हें हेल्प करता है उसका मीनिंग निकालने के लिए, देखने, माइंड ही है। अगर ब्रेन एक्टिविटी खराब हो जाती है, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, माइंड इंटैक्ट रहता है, माइंड अपना काम करता है ना। फिर हमने न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करी थी। न्यूरोसाइकोलॉजी क्या पढ़ा था हमने, एक साइंटिफिक स्टडी है जहां पर हम मेंटल और मेंटल और एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी
ब्रेन में क्या चल रहा है, नर्वस सिस्टम में क्या चल रहा है, तो उससे हम समझते थे और मेंटल साइंटिफिक, है ना। आ जाता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन और एनिमल। तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिलेशनशिप कैसा है, जैसे नर्वस सिस्टम कैसा रोल प्ले करता है, हार्मोन कैसा रोल प्ले करता है, सेंसरी ऑर्गन कैसा रोल प्ले, पैरामीटर्स कैसे करते हैं, ये सब हमने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में सबका नर्वस सिस्टम, हार्मोन और सेंसरी ऑर्गन सबका बिहेवियर पे क्या इफेक्ट कैसे देखा था। फिर हमारा नेक्स्ट स्कूल था साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस को easy समझने का एक तरीका क्या है, अनकॉन्शियस डिजायर, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे तुम्हें अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और डिजायर दिखे, वो स्कूल साइको एनालिसिस हैक है, एक हैक है समझ याद करने, ठीक है। अ मेथड ऑफ साइकोथेरेपी, जहाँ पर थेरेपी अटेम्प्ट टू ब्रिंग रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल इनटू कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो भी तुम्हारे अंदर दबी हुई, तुम्हारे अंदर दब गई है, उसको बाहर लाना, उसको तुम्हारे अवेयरनेस में लाना, तो वो एक तरीका है, वो साइकोएनालिसिस। फिर आ जाता है सोशियोलॉजी, जहाँ पर हम लोगों को पढ़ते हैं, है ना, rather than in, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ स्टडी। फिर आ जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो जैसे तुम को रिस्पॉन्ड करते हो, वो स्टिमुलस तुम्हें ऐसा ऑब्जेक्ट जो तुम्हें अफेक्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में तुम रिएक्ट करते हो, वो हो गया स्टिमुलस। बिहेवियर वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे काफी काम करता है। तुमने ऐसे काम तुम्हारे साथ, तुम्हारे तरफ बॉल आई, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी तरफ बॉल किसी ने फेंका, तो वो स्टिमुलस हुआ, तुमने उसको कैच किया, वो तुम्हारा रिस्पॉन्स हो गया ना। स्टिमुलस कॉज इफेक्ट, ये है बिहेवियरिस्ट। क्या है, कोई भी एक ऐसा एनवायरमेंट जो एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, जिस वजह से ओवर्ट और कोवर्ट रिस्पॉन्स आते हैं। तुम्हें भूख लगी, लगना तुमने उस खाना खाया, खत्म हो गई, रिस्पॉन्स था। भूख लगना स्टिमुलस, खाना खाया वो तुम्हारा रिस्पॉन्स। तो समझ में आया। एंड लास्ट ग्लॉसरी टर्म है टर्म जो सबसे स्कूल वो ज्यादा सोचता है, ये देखा था कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड कॉन्शियस या माइंड या अवेयर, जो तुम्हारे होशो हवास है उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। उन्होंने किसमें ब्रेक डाउन किया था, थॉट फील सब में उन्होंने कैसे सोचते, जब जैसे तुम्हारा कोई क्यूब है, क्यूब को जब तुम ब्रेक करोगे तो छोटा, वैसे ही माइंड को जब तुम ब्रेक डाउन करोगे तो क्या उसमें आते हैं, क्या कंपोनेंट स्ट्रक्चर बात करते हैं ना। यही है तुम्हारी ग्लॉसरी टर्म्स। ग्लॉसरी टर्म को तुम एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, तुम्हारे लिए आसानी है। तो आई होप तुम्हें ग्लॉसरी टर्म समझ में आया होगा। अब बिना किसी विलंब के, या थोड़ा सा विलंब कर लेते हैं, थोड़ा पानी का, थोड़ा सा तुम एक बार ये ग्लॉसरी, अगर तुम्हें ग्लॉसरी समझ में आ गया तो बात है, अगर नहीं आया पर फिर से पढ़ना, फिर तुम्हें दिखेगा फिर से पढ़ना, और कोई डाउट होगा तो तुम जो कि कमेंट सेक्शन में डाल देना, या मुझे तुम पर्सनल माइंड शास्त्र का जो आइडिया कर देना, ठीक है। ग्लॉसरी टर्म समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो अगर तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन होगे, ये तुम्हारे पूरे आंसर्स मैंने बना के दिए हैं। और जैसा मैंने तुम्हें इवोल्यूशन दिया था, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में पूरा अच्छे साथ मैंने दिया है, ठीक है। तो तुम्हें
लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, एक्चुअली हमारे पूरे बुक्स पढ़ना पड़े, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं फटाफट। मैं तुम्हें समझा देती हूँ, बाकी तुम पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन जो था तुम्हारा सेल्फ इवैल्यू लाइक बैक एक्सरसाइज, पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज बिहेवियर एंड गिव एग्जांपल ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट। क्या था? अभी हमने ग्लॉसरी में डिस्कस किया और अभी फिर व्हाट तुम्हारा रिस्पॉन्स या तुम्हारा रिएक्शन किसी भी स्टिमुलस की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं। बिहेवियर या तो सिंपल हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या तो बिहेवियर या कोवर्ट हो। अब ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर एग्जांपल्स हमने क्या देखे हैं? ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट मतलब जो कोई और भी देख सकता है। तुम्हारी आंखें ऐसे ऐसे हमारे आंख में डस्ट चला गया, बंद कर, तो मैंने देखा, ओवर्ट बिहेवियर। और देख सकते, जैसे ही तुम्हें कोई तुम्हारी मम्मी ने अच्छा सा खाना बनाया, ठीक है, उन्होंने मैगी बनाया, मसालेदार मैगी बनाया, और तुमने क्या किया, तुम एक्साइटेड होगा कि तुमने जाके उस पैन को पकड़ लिया। अब पैन को पकड़ लिया, तुम क्या करोगे? पैन को पकड़ते तुम्हारा हाथ फिर वापस आ जाएगा, गरम लगा तुम्हें ना। तो ये क्या हुआ? ओवर्ट बिहेवियर। मैंने तुम्हारा होते ओवर्ट बिहेवियर, मूविंग वन हैंड इंस्टेंटली अपॉन टचिंग अ हॉट पैन, टेक्स्ट बिहेवियर, है ना? लेकिन अब एक होता है एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर। तुम्हारा एग्जाम है ना, कल तुम्हारा एग्जाम है और तुमने पढ़ा, लेकिन तुमने कैसे तैसे मैनेज भी कर लिया रात भर जग। अब तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम कल एग्जाम देने, अब एग्जाम देने के दौरान तुम्हारा धक धक होने लगा ना, तुम्हारा धक धक होने, वो पाउंडिंग हार्ट जो है, तुम्हारा दिल जो धक हो रहा है, ये तुम्हारा कोवर्ट है। वो भी तो रिस्पॉन्स ही है ना, बट वो कोवर्ट है, उसको कोई नहीं देख, तो वो कोवर्ट रिस्पॉन्स है। तुम्हें तुम्हारी मैम ने बोल दिया कि बेटा तुम्हारा ना क्लास प्रेजेंट, टॉपिक पे क्लास प्रेजेंट, क्लास के सामने अपने दोस्त क्लासमेट के सामने तुम्हें प्रेजेंटेशन, तो तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं ना, तुम बोलने में घबरा रहे हो। तो जब तुम नर्वस हो रहे हो, नर्वसनेस तुम्हारा तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो एक ओवर बिहेव, आया बिहेव क्या है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये। अगर अब मैं बात करूं दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशन अबाउट द, तो हमने बात किया था साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक और पॉपुलर नोशन ऑफ साइकोलॉजी, वो दोनों अलग कैसे हैं? पर एक क्वेश्चन ना, कैसे डिफरेंट है ये हम देखें। साइंटिफिक साइकोलॉजी मतलब टेस्ट, एविडेंस, प्रूफ, ये लगेगा। पॉपुलर नोशन में क्या ये सब चीजें थी? सबसे पहला पॉइंट, इट entirely based on empirical and scientific study of psychological phenomena। किसी साइकोलॉजिकल फिनोमिना को समझने, जब हम कोई मेडिकल या साइंटिफिक करते हैं, तो वो साइंटिफिक साइकोलॉजी है। लेकिन पॉपुलर नोशन के हिसाब से क्या है? कोई भी कॉमन सेंस थ्योरी, कॉमन सेंस नॉलेज, यहाँ पे कोई टेस्ट और प्रूफ याद है? हाँ, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, साइकोलॉजिकल फिनोमिना को सिस्टमैटिक समझना, एक सीक्वेंस में। लेकिन क्या पॉपुलर नोशन इसको करता है? नहीं, वो उसको एक्सपीरियंस, लोगों की कही सुनी बातों पे आता है, एक्सप्लेन करता। पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो हम तो जब पढ़ते हैं समझते हैं, तो एक पैटर्न बनाते हैं, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, वो पैटर्न हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले उसको। क्या पॉपुलर नोशन ने ऐसा कुछ कहा था? नहीं। जब बिहेवियर हो जाता है उसके बाद हम उसको हाइंडसाइट की उससे एक्सप्लेन करते हैं, तो पता था ऐसा ही हो ना। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसका ये था, हम एक ऑब्जर्वेबल डेटा तो रिलायबल और वैलिड होता है, पे। पॉपुलर नोशन में क्या ऐसा होता है? नहीं, प्रिडिक्शन कोई भी इंपेरिकल स्टडी का उपयोग नहीं होता है, ठीक है।
ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, पहला क्वेश्चन था अबाउट एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, बोला था बट तुम्हें लगेगा ये ब्रीफ, लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे सारे स्कूल के बारे में और तुम्हारे एनसीईआरटी में है, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, पढ़ लेना और उसको अपनी लैंग्वेज में मार्क्स में, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था 6 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जितने भी स्कूल है इसको एक से वो करो, क्रोनोलॉजिकली वो अरेंज करो, एक 1 मार्क और 6 मार्क का सॉल्यूशन। बात है आंसर की शुरुआत ये है के द्वारा, ये एक ना उन्होंने कोट किया था, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट, द पास्ट अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा, बहुत कुछ है। पहले साइकोलॉजी जैसे तुमने देखा वो एक फिलॉसफी का था, बाद में वो साइंटिफिक एमर्ज हो गया। सबसे पहला फेज था जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पर एकदम वो पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी था इन द ईयर 89 के बाद उनका इन्हीं अप्रोच किया था पढ़ने का कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड हम पढ़ लेंगे, ह्यूमन माइंड को एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर के फॉर्म में का बिल्ड ब्लॉक क्या है और कैसे बिल्ड कैसे इस माइंड का समझेंगे, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जहाँ पे इंडिविजुअल सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे साथ क्या क्या उनके है, बेसिस पे स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया आ गया। पहला स्कूल समझ आया। दूसरा स्कूल क्या था, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म 1890 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अपनी पब्लिश नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और 1896 स्कूल ऑफ फंक्शनल को एस्टैब्लिश किया था बाय सेटिंग अप अ साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कैम्ब्रिज। उन्होंने एम्स ने एम्फसाइज किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड का बिल्ड ब्लॉक क्या, उन्होंने ये देखा माइंड फंक्शन कैसे करता है, फंक्शनल माइंड क्या है और उसको बिहेव कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो लोग उस कैसे अपने एनवायरनमेंट में करते हैं। फंक्शनली हिसाब से जो कॉन्शियसनेस तो अवेयर वो एक ऑनगोइंग स्ट्रीम एवरी टाइम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है और इसलिए हम उसको पार्ट्स में डाउन नहीं कर सकते, और इस फंक्शनलिस्ट को जॉन डुई पर किया था। दो स्कूल हो गया, तीसरा स्कूल आया था साइको एनालिसिस 19 में आया था। जैसे मैंने कहा था कि मैं जब दूंगी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में मैं यही स्ट्रक्चर तो ईयर 1900 साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर फ्रॉइड। फ्रॉइड ने ये देखा था कि अनकॉन्शियस डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, और उन्होंने का इस्तेमाल किया था साइको एनालिसिस, तो अभी हमने भी देखा अनकॉन्शियस डिजायर को कॉन्शियस अपने अवेयरनेस में ला सकते, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, और उनके हिसाब से फ्रॉइड के हिसाब से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट, अगर इसको हम अवेयरनेस में ले आए, तो अगर हम कॉन्शियसनेस में ले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिर आ जाता है फोर्थ स्कूल गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो 20th आया था। का जो ये स्कूल था ये 1912 में फाउंड किया था बाय हुम वर्दीनियर मैक्स वर्डोलर एंड कोफा इन याद नहीं आ रहा है ना, कोफका तो जो थे जर्मनी जर्मन जर्मन साइड। गेस्टॉल्ट स्कूल का क्या मानना था कि हम जब भी कोई भी चीज को परसीव करते हैं, तो कभी भी कोई भी मीन निकालते हैं तो एक होलिस्टिक होल में निकालते हैं, पार्ट्स में होल में समझ। गेस्टॉल्ट स्कूल
हिसाब से कंपोनेंट्स देखने की बजाय हम दुनिया को पूरे होलिस्टिक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल देखते हैं, हम टेबल ये नहीं देखते एक ऊपर में एक अलग लकड़ी है, नीचे 4 अलग-अलग पैर है, नहीं, साथ देखते हैं। Do not support wooden legs and trapezoid surface, बट हम उसको एक टेबल की तरह देखते हैं ना। ये हमारा परसेप्चुअल होता है वो काफी होलिस्टिक आया। केस में क्या आया, बिहेवियरिज्म 1913 का, जो बिहेवियरिज्म का फाउंड किया था जॉन बी। उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। हम ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स में मेजर पढ़ सकते के हिसाब से कोई भी बिहेवियर जब तक ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, वेरीफाइबल नहीं होगा, वो बिहेवियर सही नहीं, वो बिहेवियर एक्यूरेट नहीं, इंट्रोस्पेक्शन को सपोर्ट नहीं। अप्रोच के हिसाब से माइंड ऑब्जर्वेबल और इंट्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इसको हम दूसरों की तरफ दूसरे वेरीफाई नहीं कर सकते। वॉटसन ने ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल को सपोर्ट किया था, एम्फसाइज किया था, इम्पोर्टेंस दिया। जैसे कोर्ट, कोर्ट तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता, कोर्ट को प्रूफ चाहिए, वैसे ही बिहेवियरिज्म को प्रूफ चाहिए, ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल रिस्पॉन्सेस। एंड जॉन बी वॉटसन पैवलोव, जो इवान पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का काम काफी है। 1924 में वॉटसन नाम था बी, और 1950 अनदर बिहेवियर स्किनर थे, उन्होंने भी इस वो अनदर साइको वो बिहेवियरिस्ट काफी अच्छा काम किया ऑपरेंट कर। हमारे पास ह्यूमन पर्सपेक्टिव मैंने जैसे बताया था, फाउंडर थे वो मिड 1950 फाउंड हुआ था बाय अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। ये स्कूल का एम्फेसिस तुम्हारी तुम्हारी इच्छा पे, बल के पास ही छूटा, उसको जो करना है वो कर सकता है, उसके पास एक क्षमता है वो कितना ग्रो कर सकता है, और वो किसी फोर्स उस पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती कंपल्शन में नहीं है। उन्होंने ये किया था इंडिविजुअल एक क्षमता है बढ़ने, अपने पोटेंशियल देखने को खोल अनफोल्ड करने की, वो अपनी जिंदगी में चाहता है वो उसको पा सकता है, वो हर चीज काबिल है। हर इंडिविजुअल टेंडेंसी है इन्हीं सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब हायर पोजीशन पहुंचने की, जो गोल डायरेक्टेड है। तो 1951 में कार्ल रॉजर्स पब्लिश कर साइंस एंड, और 1950 तो ये जो मैंने बुक नाम लिखे, चाहो तो लिख, चाहो तो नहीं, टोटली अप टू यू। अगर लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्यों याद है मैंने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स में भी लिखवाया था। तो अगर लिखो तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा, ये बुक्स वाला है, बट कोशिश करना लिखने, मार्क्स तुम्हें कहीं भी कटेंगे नहीं। 7 जो था वो था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमने देखा 19 कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो था दो स्कूल कंबाइन करके बना, स्ट्रक्चर और एक था गेस्टोल्ट। का क्या था कि कैसे कोई भी चीज होता है निकालता है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, जैसे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, अदर मेंटल, जो ये स्कूल का है ना। कोई भी बिहेवियर को देखने के सारे मेंटल प्रोसेस कैसे काम करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव हिसाब से। ह्यूमन माइंड जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की तरह, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, होता है एज पर द, एंड लास्ट फेज था कंस्ट्रक्टिविज्म। इस अप्रोच को जी पियाजे और ली वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि ह्यूमन अपना दिमाग, अपना माइंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, साथ इंटरैक्ट करके वो अपने दिमाग, अपने मन को, अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हर चीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और दूसरा चीज ये वाला एस्पेक्ट दिया था और
ये वाला एस्पेक्ट दिया था इन्होंने। ह्यूमन बीइंग सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है और उसके साथ वो लोग जब लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपने कल्चर में इंटरैक्ट करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये स्कूल ये वाला चीज़ है। ह्यूमन माइंड डेवलप थ्रू सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। माइंड इज viewed as culturally adapted to joint interaction between and children. ठीक है? एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, तो यही था कि एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे डायरेक्शन में ग्रो करता है और उसमें एवरी डे नए नए और बिहेवियर और भी नए नए डिसिप्लिन आते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच कोलैबोरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट अदर डिसिप्लिन कैन बी फुल। टेक एनी टू प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर साइकोलॉजिस्ट साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और वो असरदार हो सकता है। यहाँ पे हमने किस बारे में बात करी थी? साइकोलॉजी और अदर डिसिप्लिन का कोलैब, याद है? पढ़ा था वही वाली चीज। कोई भी दो एक प्रॉब्लम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। साइकोलॉजी अगर दूसरे के साथ कोलैब करेगा तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें, याद है मेडिसिन था जहाँ पे डॉक्टर्स को लगता है कि हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड जरूरी है और किसी तरीके की कम करने की, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स में होते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम, कोई भी इंसान अगर कोई डेंजरस हेल्थ बिहेवियर में कर रहा है तो उस साइकोलॉजिस्ट उसको रोकते हैं जाने से। इंसान की अगर सर्जरी है ना, काउंसलिंग देने में करते हैं, फैमिली काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसलिंग, ये मेडिसिन में किया था। और अगर हम म्यूजिक की बात करें तो साइकोलॉजी को अगर हम म्यूजिक करते हैं, हमने बात करी ना, जिससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम क्योर कर सकते हैं, हो या साइकोलॉजिकल हो, या हमारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये सब था। कोई भी डिसिप्लिन, मैंने यहाँ पे दो सिंपल हमारे लिए लिया, तुम कोई और डिसिप्लिन, मतलब साइकोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करके तुम उस डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, ये तुम्हें यहाँ पे लिखा। कोई भी दो डिसिप्लिन बाद जैसा मैंने तुम्हें कहा था, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हमारा एक डिफरेंस, और काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मैंने तुम्हें कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, तो यहाँ पे भी आया है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के क्या डिफरेंस? साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना के साथ डील करता है। साइकियाट्रिस्ट एक, अच्छा नहीं, साइकोलॉजिस्ट मतलब नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल क्लिनिकल फिनोमिना, नॉर्मल साइकोलॉजिकल का डील करता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट वो जितने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर उसके साथ वो डील। साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करता है क्लाइंट को, ताकि वो अपने थॉट और इमोशन मैनेज कर। साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल और बायोमेडिकल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक थेरेपी, शॉक बोलते हैं ना, तुम डॉक्टर शॉक देता है, आंख में शॉक, साइकियाट्रिस्ट ना, साइकोलॉजिस्ट सर्च में काम करता है, बहुत सारे कंक्लूजन आता है साइकोलॉजिकल सर्च के बेस है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कॉज, प्रिवेंशन के बारे में पढ़ाई करता है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं करता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट सब कर सकता है, पहले ही बता दिया था। इसके अलावा अगर मैं काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ, तो काउंसलर क्या होते हैं? काउंसलर एवरी लाइफ में हैजर्ड प्रॉब्लम या करियर चॉइस प्रॉब्लम, काउंसलर उन सब चीजों को हेल्प करता है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ डील है। काउंसलर का फोकस वोकेशनल रिहैब और प्रोफेशनल सब पे होता है। तो साइकोलॉजिस्ट होता है डायग्नोसिस, असेसमेंट, इसका ट्रीटमेंट में
इंटरव्यू और ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़। काउंसलर तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा ऑर्गनाइज़ेशन, कम्युनिटीज़ वगैरह में काम करता है, हॉस्पिटल करता है या अपना प्राइवेट सेक्टर, साइकियाट्रिस्ट की कोलैब, साइकियाट्रिस्ट के कोलैब में भी काम करते हैं। तो हो गया दोनों की डिफरेंस, ठीक है? नाउ सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी कैन बी फुट, याद है लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, यही है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट प्रैक्टिस आर एस फॉर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, साइकोलॉजी ऐसा अपने जीवन प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है, नेचर ह्यूमन माइंड को और हर तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तुम साइकोलॉजी की हेल्प से, साइकोलॉजी को समझ के तुम सोशल, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके के एस्पेक्ट को एनालाइज करके ना इंटरवेंशन भी निकाल सकते हैं ना। साइकोलॉजी की हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम जैसे वायलेंस है तो उसका कॉज क्या हुआ ना, हर चीज का तुम एस्पेक्ट निकाल सकते हो, हर चीज का जड़ों में उसके रूट्स में। साइकोलॉजी हेल्प इन cause of violence, need for cooperation that makes people wise, improve the societal relationship by avoiding conflict and aggression, ना। तो तुम देख सकते हो पता कि क्या कर रोल, अगर साइकोलॉजी में मीडिया और का रोल देखो, कैसे टेली काउंसलर्स और ये सब लोगों को हेल्प करते हैं, चिल्ड्रन, अर्ली पीपल को हेल्प करते हैं सारी प्रॉब्लम के साथ, तो सोल्यूशन, साथ ही साथ जितने सोसाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है, सोशल चेंज, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, साथ मैनी साइकोलॉजिस्ट बहुत तरीके के इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं ना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। साइकोलॉजिस्ट करते हैं लोग अपने आप को समझ सके, साथ साथ अपने आप को भी समझना जरूरी होता है ना। एंड लास्टली एक ऐसा कम्युनिटी लेवल, एक ऐसा कम्युनिटी करना, साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना जिसमें कोई भी परेशानी है यहाँ पे सॉल्व हो, साइकोलॉजी। और यही तुम आंसर लिख दो, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन जो है तुम्हारा, कैसे एनवायरमेंटल साइको, याद है मैंने ब्रांचेस बताया था, तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कैसे तुम्हारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ब्रांच एनवायरमेंट प्रमोट कर, एनवायरमेंट साइकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल मैन एंड मैन मेड। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी ना, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है वो क्या करती है, वो नेचुरल जो ऑलरेडी नेचर है और जो हमने अपना एनवायरमेंट बनाया है, उन दोनों के को देखती है कि कैसे हमारे बिहेवियर का अफेक्ट हो, नेचर का, नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट होगा और हमने जो एनवायरनमेंट बनाया हमारे बिहेवियर क्या अफेक्ट, और उन दोनों का रिलेशन हमारे बिहेवियर। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो फिजिकल फैक्टर से कैसे इंटरैक्ट करे, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर, अभी बहुत चिपचिप वाली गर्मी है ना मेरे बिहेवियर पे क्या अफेक्ट, ये सब चीज फिर ये एनालाइज करता है कि ये आजू बाजू का अरेंजमेंट, टेबल कैसे रखा हुआ है, चेयर कैसे रखा हुआ है, सब चीजों का अरेंजमेंट मेरे बिहेवियर पे कैसे मेरा, मेरे आजू बाजू के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है कैसे एनवायरनमेंट, ये सब के बारे में है। जैसे कि जितने भी करंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन, सब का पे क्या अफेक्ट होता है और इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो जिससे कोई ज्यादा खतरनाक चीज आगे ना हो पाए तब। But there is also a need and human in development, हम अवेयरनेस जनरेट कर सके और बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को इनकलकेट, इसको अडॉप्ट कर सके, क्योंकि हमें एनवायरमेंट में, और अगर हम अपने एनवायरमेंट को नहीं समझेंगे बहुत तकलीफ है।
को भी समझना पड़ेगा और अपना जो तुमने एनवायरनमेंट बनाया तुम्हें क्योंकि दोनों का तुम्हारे बिहेवियर बहुत बड़ा रोल है, मानो या ना मानो, ठीक है? बारे में एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है और अगर तुम्हारे आजू-बाजू कुछ अ, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं तो उसके लिए कुछ सेफ प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो जिससे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा हो। अल्टीमेटली सब कुछ अपने लिए ही करना है। Next question, last question of in terms of helping solve an important social problem, किसी important social problem को solve करने के लिए टाइम कौन से ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की तुम्हें ज्यादा हेल्प क्या लगता है क्राइम को सॉल्व करने कौन सा ब्रांच तुम्हें ज्यादा लगेगा कौन सा ब्रांच लगेगा क्या है ये फील्ड और उसकी कंसर्न्स क्या तो अगर तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे सोशल प्रॉब्लम जैसे कौन सा ब्रांच सोशल साइकोलॉजी मोस्ट सोशल साइकोलॉजी में ये देखते हैं लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है अभी मेरे सामने मेरा फ्रेंड खड़े की वजह से मेरा बिहेवियर क्या होगा क्या मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हूँ ड्रेस खरीदते समय का इम्प्लाइड मतलब वो है नहीं यहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ उनका क्या थॉट पैटर्न होगा क्या मेरे मतलब मेरे दारी पे क्या उनका थॉट पैटर्न होगा ये सब चीजों का इन्फ्लुएंस बहुत मायने रखता है ब्रांच थॉट प्रोसेस their influence on others and also evaluate the impact of social environment upon the action of तो सोशल साइकोलॉजी हमारे आजू बाजू के लोगों का तुम्हारे सोचने समझने तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर क्या अफेक्ट होता है साइकोलॉजी है एंड इस सारे टॉपिक्स तुम पढ़ते हो एटीट्यूड कंफर्मेशन एक्चुअली ये टॉपिक है ना कंफर्मेशन हमारे क्लास 12th में तुमको ना हटा दिया है पहले था अब इसको हटा दिया है अगर तुम मैं इसकी बताऊंगी जहाँ पे तुमको क्या होता है सोशल साइकोलॉजिस्ट इन सारे टॉपिक्स के साथ काम करते हैं and psychologists try to answer the questions that कैसे lawyers lawyer है criminologist कैसे psychology हेल्प से ऐसे क्वेश्चन की हमको अच्छे से याद है हम ये चीज कोर्ट में बता पाता है ना तो सब चीजों के साथ भी सेकंड लास्ट ही क्वेश्चन सेकंड ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है तो यही था तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई नो बहुत ज्यादा था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन वाला था बट क्वेश्चन मैंने इतना इसमें लिखा है ना क्वेश्चन भी इतना ही important है क्लास जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये क्लास थोड़ी 40 मिनट 45 मिनट मैक्स थोड़ा और तुमसे बात करूँ यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर का ओवर स्टार्टी का भी सही था और ये तुम्हारे यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी अब तुम्हें पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन पीडीएफ आज या कल तक में एंड प्लीज पढ़ लो आई थिंक हाँ मैं आज ही में याद से पढ़ लो एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे लिए easy है तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियल बहुत अच्छे हमने इसको खत्म कर लिया है कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे मेल करो तो माइंड शास्त्र की मेल आईडी पे आप मेरे या माइंड शास्त्र या इस वीडियो के कमेंट में वो अच्छा लगे तो लेकिन अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम हमें बता सकते हो ठीक है पढ़ाई के अलावा भी कोई अपनी बोलना आसान है आई मेरे साथ भी ट्रस्ट बनाने में रिलेशन बनाने में तो अपन लोग ये रिलेशन को कायम रखेंगे तो मैं अपने तरफ से कायम रखूँ ट्रस्ट को मैं ठीक है तो हम मेंटेन रखेंगे आई नो अभी तुम्हारी आसानी से तुम और के ऊपर भरोसा करो लेकिन ट्रस्ट मी मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करने लेट डाउन होने जो तुम मेरे साथ शेयर करोगे वो मेरे तक ही रहेगा वो मेरे से बाहर नहीं है ये बात हमेशा
तो अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म। अब कल से हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा? मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो हम एक्सपेरिमेंट है, कोरिलेशन, ऑब्जर्वेशन बात करें, वहाँ पे रिसर्च कैसे होता है, ये करने हम कल की क्लासेस में बात होगी। ठीक है? तो इसी के साथ अपन लोग अब विदा लेते हैं। मैं विदा आपसे लेती हूँ। आइडियली होप कि तुम बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत 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 सारा ध्यान, बहुत 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 सारा प्यार भी, and see you the next and a new lecture. Okay? New class, new chapter and new energy। आज हम इसका शुभारंभ करेंगे, का आगाज करेंगे उस चैप्टर का। टिल देन टेक केयर। ना मैंने अभी तक पढ़ा है इसको, प्लीज गाइस इसको साथ साथ करते रहना। कोई डाउट होगा तो मुझे करना। एंड सी नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास विद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।